आप लोग बड़ी देरी से हमारा इंतजार कर रहे थे, तो देरी से आने के लिए सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। देरी से आने की दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि हमारे क्षेत्र में करावल नगर में दो दुखद घटना हुई। शेरपुर गांव में और गरी मेंडू गांव में एक नौजवान साथी जिनकी उम्र 32 साल थी, हार्ट अटैक होने की वजह से उनका दुखद देहांत हो गया। तो मैं वहां शोक व्यक्त करने के लिए गया था और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम की तैयारी में भी जोर शोर से लगे हुए हमारे नंबरदार जी, उनका भी दुखद देहांत हो गया है। तो मैं सबसे पहले इस मंच से दोनों मृत आत्मा को शांति की कामना करता हूं, उनको जो है शोक व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब बिना किसी देरी के मंच पे हमारे तमाम करावल नगर जिले के और उत्तर पूर्वी दिल्ली के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और राजस्थान से चलकर आए हुए हमारे युवा विधायक वो भी इस क्षेत्र में आए हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से इकट्ठे पूरे मंच को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और सीधे आपसे दो चार बात कहना चाहता हूं। अव्वल तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, करावल नगर जिले के, करावल नगर विधानसभा के, सोनिया बिहार के आप सभी, ये एक पुस्ता है ना, पहला पुस्ता है और इस एरिया में रहने वाले आप सभी मतदाताओं का, नागरिकों का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, दुकानदारी करके, ठेला चला के, रिक्शा चला के, ऑटो चला करके, प्राइवेट नौकरी करके, सरकारी नौकरी करके, छोटा मोटा बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देरी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तो स्वाभाविक बात है, आपको मालूम है 25 मई को इस क्षेत्र में, दिल्ली की 7 सीट पे मतदान होना है और आपके बीच में बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे होंगे, आपकी गलियों में आ रहे होंगे, आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे होंगे। मैं भी जब यहां आया हूं तो आपकी यही अपेक्षा होगी कि मैं भी आपसे वोट मांगूंगा। लेकिन मैं एक सबसे जरूरी बात कहता हूं, मैं आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आपके बीच इससे पहले भी बहुत सारे प्रत्याशी आए, उन्होंने वोट मांगा और आपने वोट दिया। मैं सिर्फ ये हाल जानने के लिए आया हूं आपका कि जिनको आपने वोट दिया और उन्होंने जो आपसे वादा किया, उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं। एक भी नहीं, कोई भी नहीं। ये जो पुस्ता रोड है, इसका चौड़ीकरण करने का, डबल पुस्ता बनाने का वादा हुआ था ना? हुआ था। आपके एरिया में जो पानी की समस्या है कि समय पे जो है पानी की लाइन डल जाएगी, फोन करने पे
जो है पानी की टैंकर आ जाएगी, ये वादा हुआ था ना। मैं जब इस गली से आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितना बढ़िया सड़क है, बारिश हो जाए तो सड़क पे ही मछली भी पाल लेंगे। इतने गड्ढे जो हैं ये पुस्ता रोड से लेकर के ये मंच तक आने में दिखाई दिया है। आपको बस ये सोचना है, और खास करके जो हमारी माताएं सुन रही हैं, माता जी रोटी को ज्यादा देर तवा पे छोड़ देते हैं तो रोटी जल जाती है ना, वैसे ही किसी इंसान को ज्यादा देर कुर्सी पे छोड़ देते हैं तो अहंकारी बन जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आपके आशीर्वाद से हमने डॉक्टर की डिग्री ली है, हमने पीएचडी किया है। ये पढ़े लिखे कांस्टेबल साहब हैं। क्या साहब, डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगता है ना, पीएचडी करने में। हमने आपका नमक खाया है। आज जब हम आपके बीच आए हैं तो हम सिर्फ एक संकल्प लेकर के आए हैं कि यह जो सत्ता का अहंकार है, अगर आप इस अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो हम आपके उम्मीदों को जोड़ने के लिए आए हैं, आपके सपनों को जोड़ने के लिए आए हैं। जो मुद्दे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के हैं, और वो मुद्दा जो है, उस मुद्दा को समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनको मालूम है कि भजनपुरा से यहां आने में कितना जाम का सामना करना पड़ता है। जो लोग सोनिया विहार से बाहर निकलते हैं, सुबह में काम पर जाते हैं, उनको मालूम है कि उनको जाम की कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको मालूम है कि जाम की समस्या से उनको कैसे सामना करना पड़ता है। इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि पानी कब आता है और कब पानी नहीं आता है। इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कब से यह बात सुन रहे हैं कि पुस्ता रोड, डबल पुस्ता रोड बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप साल भर झेलते हैं, जो आप पिछले 10 साल से झेल रहे हैं, उसको बदलने के लिए इस देश के संविधान ने आपको एक ताकत दी है, आपको एक अधिकार दिया है। वो ताकत ये है कि 5 साल में एक बार लोग अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके जब आपकी गलियों का धूल फांकने के लिए आते हैं तो आप उनके चेहरे का धूल पोंछ करके कहिए, ए बाबू आए तो सही, हम तो यही रहते हैं। ये बताओ कि कब इस एरिया में रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी? ये बताओ कि कब यहाँ जो लोग जल भराव की समस्या से झेल रहे हैं, ये बगल में ही बस्ती है ना, चौहान बस्ती, चौहान पट्टी बगल में ही है ना। आपको मालूम है उस गांव को किसी ने गोद लिया था 2014 में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा गोद में था वो चलना शुरू किया है कि अभी तक गोद में ही बैठा हुआ है? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने की ताकत आपके हाथ में है। इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं अगर आप इस देश की सत्ता को एक संदेश दें कि साहब 7 सीट में आपने 6 सीट बदल दिए, 6 पर कैंडिडेट बदल दिया, 7वें पर कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपको यह घमंड है, आपको यह अहंकार है कि इस इलाके की लोगों की हालत नहीं बदलेगी, तब भी जो है हम कुर्सी पे जमे रहेंगे, हमको कुर्सी से कोई बदलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच वोट मांगने से पहले ये कहने के लिए आया हूं, वोट देना या नहीं देना आपका अधिकार है, लेकिन अगर पिछले 10 साल से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे विकल्प को चुनें
जिसने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है। हम बिहार के लोग हैं। हम सपनों को सजाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए घर बार छोड़ करके दिल्ली आते हैं। मैं 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो तिमारपुर विधानसभा है, वहां के नेहरू विहार में रहने के लिए आया था कि नौकरी मिलेगी, अच्छा पक्का मकान बनाएंगे, बढ़िया ब्याह शादी होगा, बाल बच्चा होगा, वंश का नाम आगे बढ़ाएंगे। स्थिति यह है कि हमने पढ़ाई लिखाई की, ट्यूशन पढ़ा करके हमने अपनी पढ़ाई की, और जब पीएचडी करने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि धीरे धीरे इस देश का इतिहास और इस देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। मेरा नाम कन्हैया है, मिथिला की भूमि पे जन्म हुआ, जो माता जानकी की जन्मभूमि है। आप मुझे बताइए, बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे? बोलिए, ईश्वर हमारी करेंगे ना? हम तो ईश्वर की रक्षा नहीं करेंगे ना, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ना। हमारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना, फल देने का काम ईश्वर का है। आजकल कुछ लोग अपना कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ईश्वर की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है, रे भैया, तुमसे ही गली तो बन नहीं रहा है, तुमसे नाला तो बन नहीं रहा है, रोड तो तुमसे बन नहीं रहा है, और तुम ईश्वर बचाने के लिए आए हो। अपनी कुर्सी बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद करो। और अक्सर यहां पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कि मनोज तिवारी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा, देखिए, हमारे यहां एक कहावत कहते हैं कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो है आपके आरोप को हमने कई बार जवाब दिया है, लेकिन झूठ बोलने वाले लोग, उनकी ऐसी आदत होती है कि वो झूठ बोलते ही हैं। तो अब मैं उनको खुली चुनौती है, तो तुम इस एरिया में रहने वाले लोगों के सवालों का जवाब दो कि 10 साल में तुम्हारे खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया, इस एरिया में रहने वाले लोगों के खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? इस सवाल का जवाब दो कि देश के गृह मंत्री का बेटा यूपीएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी का कंपटीशन दिया था। अरे इसीलिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया कि उसके पप्पा गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई की सेक्रेटरी, और हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी नौकरी। आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के अधीन 30 लाख पद खाली हैं, 30 लाख, और कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है। और एग्जाम जब होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, पैसा लेकर के नौकरी बांटते हैं। अगर घूस देने का पैसा नहीं है तो गरीब जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकता है। और आप सब लोगों को सुन करके दुख होगा कि एक घंटे में 2 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। एक घंटे में 2 किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बहुत बधाई आपको, लेकिन ये बताइए कि अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको लाइन में लग करके 5 किलो अनाज लेना पड़ता है? वो लोग कौन हैं? मैं कहता हूं कि नई दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े लोग, मेट्रो भी अब आता है इस एरिया में। एक बार मेट्रो लेकर के ई रिक्शा पकड़ करके आइए उत्तर पूर्वी दिल्ली और देखिए ये है भारत की जनता किस हालत में रह रही है।
अपने खून पसीने की कमाई से अपना परिवार चलाते हैं, फल बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। हालत ये हो गई है कि जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो 1200 रुपए में मिलता है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सोना 35,000 रुपए तोला मिल रहा था 73,000 रुपए तोला मिल रहा है। जो दवाई 5 रुपए में मिलती थी वो 15 रुपए में मिल रही है। जो जूता 100 रुपए में मिलता था वो 1000 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 60 रुपए किलो मिलता था 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलता था 100 रुपए ये लीटर मिल रहा है। महंगाई इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। शिक्षा महंगी हो रही है, दवाई महंगा हो रहा है, इलाज महंगा हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम क्यों सरकार चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार बदले में हमारी सड़कें बनाए, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करे, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करे, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारा बच्चा जो पढ़ लिख लिया है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, महिलाओं की सुरक्षा करे और भेदभाव नहीं करे। हमारी क्या गलती है? यमुना के उस पार रहने वाले लोग भी भारत के लोग हैं और यमुना के इस पार रहने वाले लोग भी भारत के लोग हैं। यमुना के उस पार भी रहने वाले दिल्ली के लोग हैं, यमुना के इस पार रहने वाले भी दिल्ली के लोग हैं। हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है कि हमको पानी नहीं मिल रही? हमारी क्या गलती है कि हमको बिजली नहीं मिल रही? हमारी क्या गलती है कि हमारा गली नहीं बन रहा? हमारी क्या गलती है कि हमारा नाला नहीं बन रहा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसीलिए हमारे देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महामानवों ने सोचा कि इस देश को अगर रास्ते पर रखना है, लोकतंत्र को अगर बचा करके रखना है, तो लोकतंत्र की ताकत लोगों के हाथ में देना पड़ेगा। और लोगों के हाथ में वो ताकत है वोट का अधिकार। और वोट का अधिकार ऐसा है, साहब इंस्पेक्टर साहब, आपका भी वोट एक और कमिश्नर का भी वोट एक होता है ना। ऑफिस में दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आपका भी वोट एक और कमिश्नर का वोट भी एक होता है। हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक होता है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक होता है। फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का भी वोट एक होता है और ई रिक्शा पर चलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। इस संविधान की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि राजनीति लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, चुनाव लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए और चुनाव का मुद्दा लोगों का मुद्दा होना चाहिए। क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों का मुद्दा? उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुद्दा यह है कि आप कहीं चले जाइए, आप बुराड़ी से शुरू कीजिए, बुराड़ी जाइए, तिमारपुर जाइए, करावल नगर आइए, गोंडा जाइए, मुस्तफाबाद जाइए, सीमापुरी जाइए, सीलमपुर जाइए, रोहतास नगर जाइए, आप कहीं चले जाइए, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां के लोग जाम से परेशान नहीं है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां के लोग पानी नहीं मिल रहा है इससे परेशान नहीं है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां लोग कानून व्यवस्था की समस्याओं से परेशान नहीं है। आप बुराड़ी से शुरू कीजिए, डीडीएम मनमानी करता है, लोगों के घरों को अनऑथराइज्ड कॉलोनी बोल करके उस पर बुलडोजर चला देता है, लोगों के साथ मनमानी करता है। जो लोग माफियागिरी करते हैं इस एरिया में वो लोगों को तंग करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, देखिए साहब, आपके सामने हम एक विकल्प बन करके खड़ा हैं। आप चाहें तो इस विकल्प को स्वीकार करें, आप चाहें तो इस विकल्प को ठुकरा दें, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको तय करना है। मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आपकी हालत हमने सूरत जैसी नहीं बनने दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमने सूरत जैसे हालात नहीं बनने दिए हैं। हर कोशिश की जाती है लोकतंत्र का गला दबा करके हमारे ऊपर तानाशाही थोपने की। इस देश को ये जेल में तब्दील कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस लोकतंत्र से विपक्ष समाप्त हो जाए। जो भी बोलने वाला इंसान है, जो भी इनसे सवाल पूछने वाला इंसान है, जो भी इनका गिरेबान पकड़ करके इनसे प्रश्न पूछता है, उसको ये बदनाम करने का काम करते हैं। मुझे भी बदनाम करते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर हमने कोई गलती की, तुम्हारे पास कोई सबूत है, मैं नकली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है
तो तुम 18 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखे हो, और मैं 8 साल से घूम रहा हूं और कॉलर पकड़ करके तुमको तुम्हारी औकात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। हम सच के साथ खड़े हैं। हम जो पूछते हैं इस देश हित में पूछते हैं। हम जो लड़ते हैं लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। हमने लोगों का नमक खाया है, इसलिए हम नमक की अदायगी कर रहे हैं, और उसी नमक की अदायगी करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने मुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि इस देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। कैसी खुलेआम बेईमानी चल रही है। जिन लोगों पर ये आरोप लगाते हैं वो व्यक्ति अगर इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो सारा आरोप धुल जाता है। मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। अगर मनीष सिसोदिया जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। यह जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसका फैसला हम लोगों को करना पड़ेगा, और हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने कर्म से ही, गीता में यही लिखा हुआ है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हमको अपने कर्म से ही अपने काम को सार्थक करना पड़ेगा। और इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो 24 लाख वोटर हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बदलाव के विकल्प के रूप में हम आपके सामने खड़े हैं। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए। आगे से हैं तो कोई आकर के आपको गुमराह करने की कोशिश करे। सांसद महोदय आ रहे हैं, और जब लोग उनसे पूछता है, आज आए थे वहां पुस्ता की सड़क पे सुबह पे, और गली में घुसने का हिम्मत नहीं, पूछते कि साहेब गाना बजाना ही होगा कि सड़क भी बनेगी, गली भी बनेगा? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इसी आपका अपना मुंह गंदा हो जाएगा। आपका अपना मुंह इसलिए गंदा हो जाएगा कि हम विपक्ष में हैं, सवाल पूछना हमारा काम है। आप सरकार में हैं और आप 10 साल से सरकार में हैं, जवाब देना आपका काम है, सवाल पूछना आपका काम नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आप आकर के चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि 4 महीना का और वक्त दे दो। क्या 4 महीना का टाइम मांग रहे हैं ना? गनीमत है कि 4 महीना मांगा है, क्या पता 9 महीना मांग लेते कि वो जो बच्चा गोद में है वो बच्चा चलने लगता, विकास नाम का बच्चा। 4 महीना मांग रहे हैं तो आप तय कीजिए कि जो आदमी 10 साल में डबल पुश्ता नहीं बनाया, जो आदमी 10 साल में अपने नाम का एक पत्थर नहीं लगाया, जो आदमी 10 साल में एक स्कूल नहीं बनाया, जो आदमी 10 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, आपको लगता है कि 4 महीना उसको मौका दे दीजिएगा तो कुछ करेगा? बोलिए, लगता है? तो फिर से गुमराह होंगे हम लोग, फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे कोई। इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और मैं कहता हूं कि अपने आत्मसम्मान के लिए हमको खुद ही खड़ा होना पड़ता है। माता जी, हम रोते नहीं हैं तो आपको पता चलता है कि भूख लगा है। बच्चा रोएगा तब न पता चलेगा कि भूख लगा है। इसीलिए हमको अपने हक में आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए, आप आवाज उठाने को तैयार हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग न्याय चाहते हैं। अगर न्याय चाहते हैं तो आप एमपी कैंडिडेट बनिए, घर घर जाइए, गली गली जाइए, लोगों से बात कीजिए और लोगों को कहिए
कि 10 साल हमने किसी को मौका दिया, एक मौका किसी और को देखते हैं, काम करेगा तो ठीक, नहीं काम करेगा तो कान पकड़ करके इसको भी गद्दी से नीचे उतार देंगे। बोलिए ठीक बात कि नहीं ठीक बात? और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो नौजवान यहां पे सुन रहा है, सुन लो मेरे भाई, अगर आपके पास डिप्लोमा है और हमारी सरकार बनी तो हम 1 लाख की पहली नौकरी की गारंटी करते हैं। जो हमारी महिलाएं सुन रही हैं, सुन लीजिए माताएं बहनें, अगर हमारी सरकार बनी तो महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने आपको 1000 रुपया ऑलरेडी दिल्ली सरकार देता है ना, हर महीने 1500 देता है, 1000 हम 8500 रुपया जो है आपको देने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो जो नौजवान है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, सुनो मेरी भाई, अगर इस देश में बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, इन्होंने अपने दोस्त का, बड़े पूंजीपतियों का, बड़े धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है। हम कहते हैं कि अगर इस देश में बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है तो आपको किसानों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई किया है उस तमाम लोन को हम जीरो करेंगे, उसका कर्जा माफ करेंगे। और कर्जा हम इसलिए माफ करेंगे कि कर्ज लेकर के बच्चा पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, MBA करता है, लेकिन जब नौकरी ढूंढने के लिए जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो हम विद्यार्थियों का कर्जा माफ करेंगे, तो हम नारी न्याय करेंगे, युवा न्याय करेंगे, किसान न्याय करेंगे, विद्यार्थियों का साथ न्याय करेंगे। और इस देश के अंदर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, यह देश हम सबका है। यह देश जितना धनवानों का है उतना ही गरीबों का है। और चप्पल पहनने वाला गरीब का एक बच्चा आपसे वादा करता है कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे। आप हमारी आवाज को ताकत दीजिए, संसद में आपकी आवाज गूंजेगी, संसद में आपकी मांग गूंजेगी और आपके हक और अधिकार के लिए अपने खून के आखिरी बूंद तक संघर्ष करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि इस बार आप बदलाव के पक्ष में काम करेंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होकर के रहेगा। बोलिए बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। तो इस बार 25 मई को आप परिवर्तन कीजिए। चिन्ह है, चिन्ह के बारे में एक बात आपको बता देते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ हुआ है और इस गठजोड़ में दिल्ली की जो 7 सीट है, 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, झाड़ू वाले लड़ रहे हैं, और 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का पंजा वाला पार्टी लड़ रहा है। इसीलिए आपके यहाँ वो बदलाव का चिन्ह हाथ का छाप है और वो छाप 2 नंबर पे है। आप उत्सव की तरह तैयार होकर के अपने घरों से निकलिए और परिवर्तन के उस बटन को दबाइए और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव लेकर के आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं।